बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइम और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो हदायत दी जा रही हैं बैंकों को कि आप हाउस फाइनेंसिंग करें और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि एक आम आदमी को घर मैसर आए, यही मकसद है। वो किस तरह से मैसर आएगा, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये प्रोग्राम आज का जब आप देखें और इस पे आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दीजिएगा। अगर ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है तो आप इसको डिसलाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हमने आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। और अगर आपको आज के इस प्रोग्राम से कुछ नॉलेज मिले, आपको कुछ गाइडलाइन मिले, तो फिर इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसको जारी रखेंगे। हमारे पास आज दो बहुत ही खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं जो इस मौजू के ऊपर हमें और आपको बताएंगे कि अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के हवाले से या बैंक फाइनेंसिंग के हवाले से घर लेना है तो आपने किस तरह से लेना है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं शाहिद अनवर साहब। शाहिद अनवर साहब एडवोकेट भी हैं और शाहिद अनवर साहब लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के दो कमेटियों के मेंबर हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस और टैक्सेशन के। और हमारे साथ दूसरी शख्सियत जो मौजूद हैं, आप चौधरी तौकीर आसिफ हैं, CEO हैं प्रॉपर्टी वर्क्स के और रियल एस्टेट की दुनिया में आपका बड़ा नाम है और लोग बड़े अच्छे लफ्ज़ों से आपको जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का आपने वक्त दिया। शाहिद अनवर साहब, ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1,30,00,000 घरों की शॉर्टेज है। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत अगर 50 लाख घर अगर बन भी जाते हैं तो इसके बावजूद शॉर्टेज मौजूद रहेगी। उस शॉर्टेज को कम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत दी है बैंकों को कि आप हाउस फाइनेंसिंग करें। अब ये बात तो हम हर रोज़ टीवी के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर सुनते हैं कि जी हाउस फाइनेंसिंग हो रही है और बैंक दे रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से मिलेगा, किसको मिलेगा, ये हमें पता नहीं है। तो थोड़ा हमें ब्रीफ करें कि कौन अहल है बैंक से लोन लेने का और कितना लोन मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम टॉपिक पे मुझे मदऊ किया। तो इसमें आप ये देखें कि बहुत अरसे बाद एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्टेप उठाया जो कि एक मतवसत तबके के लिए जो है एक ब्लेसिंग की हैसियत रखता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका पॉइंट है कि इसमें कौन कौन लोग इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, तो इसमें 3 किस्म के लोग जो हैं इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। नंबर 1 सैलरीड पर्सन, नंबर 2 प्रोफेशनल्स एंड नंबर 3 बिज़नेस इंडिविजुअल। और उसके बाद आपने एक इसका तरीक़ेकार पूछा कि तरीक़ेकार किस तरह एक मतलब इसको अप्लाई किया जा सकता है या इसको किस तरह अटेन किया जा सकता है। तो इसमें बहुत ही एक इन्होंने अच्छा एक इक़दाम लिया है कि इसको बहुत ही आसान इसकी जो है प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। उसमें यह है कि सैलरीड पर्सन के लिए उसकी 6 मंथ की स्टेटमेंट और उसका सैलरी सर्टिफिकेट और एक अंडरटेकिंग जिसके ऊपर वो अपना लोन अप्लाई कर सकता है। इसी तरह प्रोफेशनल और इसी तरह ही बिज़नेस इंडिविजुअल। और बैंक स्टेटमेंट चाहिए जी, बैंक स्टेटमेंट तीनों को चाहिए। तीनों को चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो तबका जिसकी बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो तो आम लोग हैं, वो तो ना उनका कोई बैंकों से ताल्लुक़ है, ना उनके पास इतने पैसे होते हैं कि बैंकों में रखें। उसमें आप वो क्या करेंगे? वो आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से सैलरीड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र नहीं करता, वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसको 6 मंथ का सर्टिफिकेट भी अगर दे दे तो वो भी एक्सेप्टेबल, तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो इसकी हद क्या है, कहाँ से शुरू होकर ये कहाँ इसकी हद जो है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5 मिलियन तक इसको अप्रूव किया था। अब ये है कि इसको 10 मिलियन तक जो है अटेन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मैं फिर आपसे दोबारा इस टॉपिक की तरफ आऊँगा। मैं ज़रा शामिल करना चाह रहा हूँ चौधरी तौकीर आसिफ साहब को प्रोग्राम में। चौधरी साहब, ये बताएं कि ये इतना बड़ा इंसेंटिव है कि देखें आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो बेसिक तो हमारा काम यही है कि हम लोगों को घर मुहैया करें, ठीक है ना। बाकी तो सारी इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये अब इतना बड़ा चांस हुकूमत की तरफ से दिया गया है इस गरीब आवाम को कि वो हाउस फाइनेंसिंग करवा के तो वो ले लें।
आप क्या समझते हैं कि इस इक़दाम के बाद रियल एस्टेट के अंदर कोई तेज़ी आई है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, या लोग अभी तक सिर्फ कश्मकश में हैं कि किस तरह से होगा, होगा नहीं होगा, कब होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, आपने हमें इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट किया है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जो क्योंकि 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं हमारे जो एजुकेटेड नहीं हैं और उनको प्रोसीजर का नहीं पता, उनको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका नहीं पता। मतलब एक बंदे को ये नहीं पता कि बैंक में जाना, उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल नहीं पता। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को एक रेगुलेटरी जो है प्रॉपरली बनानी चाहिए, जो रियल एस्टेट एजेंट्स को भी प्रॉपरली एजुकेट करे रिगार्डिंग स्पेसिफिकली दिस प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान हाउसिंग, कि लोगों को किस तरह से एजुकेट करना है कि वो जाके मोटिवेट करना है कि वो जाके बैंक में लोन अप्लाई कर सकें और इसमें उनके लिए कितने बेनिफिट्स है, क्योंकि इतना कम जो है मार्कअप और इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी नहीं है। तो बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लोगों के पास। एक आम बंदे को ये नहीं पता बैंक में जाना है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़, इसके लिए एक रियल एस्टेट एजेंट का किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं एक सजेशन भी दूंगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बैंक्स जो है इवन थोड़ा सा नॉमिनल कमीशन चार्जेस जो हैं वो रियल एस्टेट एजेंट को दें, ताकि वो क्लाइंट के बिहाफ पे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है जिस तरह नॉर्मल सोसाइटीज़ के अंदर हम लोग करते हैं, तो एक बंदा फॉर एग्जांपल आम लेमैन बंदा अप्लाई करना चाह रहा है नया पाकिस्तान लोन के लिए, उसको सारी डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता, तो वो मेरे पास आता है या मेरे ऑफिस में किसी स्टाफ के पास आता है, तो हम लोग उसको उसके बिहाफ पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसकी एक कमीशन जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बैंक की तरफ से मिल जाए। तो अच्छा, इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा कि एक कमीशन तो डीलर्स की ऑलरेडी सेट है। एग्जैक्टली। कि डीलर्स ने जब भी कोई प्रॉपर्टी कोई भी किसी को लेके देनी है तो उसकी एक डिसाइडेड है कि ये उसको कमीशन मिलना है। अगर इसके अंदर डीलर्स अपने तौर पे अपनी कम्युनिटी के लिए अगर कुछ ऐसा करें कि उनको किसी भी जगह पे बुला के या उनके लिए कोई कोर्सेज़ का इंतज़ाम करें, शॉर्ट कोर्सेज़, कि जिसके अंदर वो सारा डीलर्स खुद ही, ज़ाहिर डीलर्स के भी लीडरान हैं ना, रहनुमा हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान लेवल के ऊपर आपका मुकदमा लड़ते हैं और बात करते हैं आपकी, वो लोग, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो इस मौका पर अपनी जो कम्युनिटी है उसको ट्रेन करें। जो भी शख्स इस वक्त किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, किसी को घर लेके दे सकता है, तो लोग ज़रा उसी की तरफ ही आएंगे। जी बिल्कुल, आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मॉरली तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली मॉरली लोग ये काम नहीं करते जब तक कमर्शियल कोई बेनिफिट्स नहीं। लेकिन उसमें बेनिफिट तो होगा ना कि जब भी आप किसी को गाइड करते हैं तो आप उसको प्रॉपर्टी खरीद के भी तो दे रहे हैं। लेकिन उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि जिसको आप लोन लेके दे रहे हैं कि वो आपसे से खरीदे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें। मैं बीइंग ए रियल एस्टेट एजेंट कोई भी मैं बात मतलब छुपा के नहीं कर रहा। ठीक है। मैं एक आम बंदे की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, या बीइंग ए रियल एस्टेट एजेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे पास आता है बंदा कि मुझे आप लोन अप्लाई करवा दें, तो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास और बड़े काम है जिसमें मुझे कमर्शियल बेनिफिट्स हैं। तो उस पॉइंट आपको मैं शामिल करूंगा शायद साहब इसी मौजू में, और ये बड़ा अच्छा नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया इन्होंने। आप चूँकि एडवोकेट हैं, एडवोकेसी होता ही मतलब यही काम है जिसकी ये बात कर रहे हैं कि आपने इधर से और इधर से लोगों को तो अपनी फीस आपने लेना होती है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी जायज़ है कि नहीं? अब मैं तो साहब के पॉइंट को मैं उसमें एडिशन करूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। वो चाहे चैम्बर लेवल पे हो, चाहे स्टेट एजेंट्स लेवल पे हो या गवर्नमेंटल लेवल पे हो, गवर्नमेंट को इसको कामयाब करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। इसमें इनका जो किरदार है इनको एंगेज करना पड़ेगा। अगर कोई उसमें नहीं, अगर मैं डायरेक्टली मैंने मकान लेना है या मैंने मुझे नहीं पता कि किस तरह से मुझे बैंक फाइनेंस करेगा, और मैं इनके पास चला जाता हूँ और ये मुझसे कहते हैं कि जी मैं इसकी इतने % या ये मैं इसकी फ़ीस लूँगा और उसके बाद मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए ना, आपका तो ये तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, इसमें आपका म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर उसको गवर्नमेंटल लेवल पे अगर वो फिक्स कर रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि अगर रियल एस्टेट एजेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, पूरी तरह इसकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। क्योंकि लोगों को के पास अवेयरनेस नहीं है।
कोविड की वजह से ना कोई सेमिनार हो सकता है, ना कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर रियल स्टेट एजेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, लोगों की सपोर्ट के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए, उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उनके लिए एक फॉरम। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें जो सूटेबल फोरम है वो रियल स्टेट का डीलर्स का फोरम है या उसके लिए जो बैंकिंग को डील करते हैं एडवोकेट्स, वो अच्छा फोरम है? दोनों फॉर्म बेहतरीन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि दोनों में किन लोगों को एंगेज किया जाए, कि किन की क्रेडिबिलिटी है जो कि कल को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, चलें अब हम वापस आते हैं उसी पे कि ज़ाहिर है कि एक आम आदमी ने घर लेना है। उसमें एक तो वो हो गया कि जिसकी सैलरी है, सैलरी की कोई हद मुकर्रर है कि कितनी? सैलरी की 25,000 तक, 25,000 प्लस है। और उसमें एक बहुत अच्छा इन्होंने ये इकदाम उठाया है कि अगर सपोज करें एक बंदे की सैलरी 25,000 और उसका कोई बहन भाई या को मतलब है, तो उसको भी एज एडिशन जो है उसकी सपोर्ट के लिए उसका सैलरी सर्टिफिकेट, मतलब एक लोन को अटेन करने के लिए 2 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक की 18 है और एक की 20 है तो वो दोनों मिल के अप्लाई कर सकते हैं। एक बंदे की, एक बहन की या भाई की जो सैलरी है वो बैंक ट्रांसफ़र है, और एक जो है भाई वो सपोज करें 20,000 सैलरी लेता है और उसका वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये एक एडिशन है कि जी अगर वो उसका क्लब करके 50,000 बन जाता है तो उसको अच्छा मतलब पैकेज मिल सकता है। अच्छा, इसमें 25,000 जिसकी सैलरी है, अगर हम ये जानना चाहें कि उसको कितना लोन मिल सकता है तो ये कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? सर उसमें ये है कि 5 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक लोन की ड्यूरेशन है। ठीक है। और 3 मिलियन से लेके अप टू मिनिमम 3 मिलियन है। मिनिमम 2 मिलियन की है। इसमें एक नया इन्होंने कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, अच्छा। T0 के नाम से, जिसमें मिनिमम आप किसी भी लो एरिया में 20 लाख तक 5 मरले का घर ले सकते हैं। तो इसमें कंट्रीब्यूशन उसके तरफ से भी होगा जो घर लेने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं? गवर्नमेंट जो है इसमें 36 बिलियंस की उन्होंने सब्सिडी दी है। अच्छा, ठीक है। और इसी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि इतने लो मार्कअप पे या इंटरेस्ट पे जो है ना गवर्नमेंट जो है या बैंक्स जो हैं जो इसको मैनेज कर सकें। ठीक है, जो लोनी है उसके लिए भी कोई है कि कंट्रीब्यूट करे इसके अंदर? सर देखें, जो लोन ले रहा है अगर 5 मिलियन तक उसने लोन लिया, ठीक है, तो 3 to 5% उसने पहले 5 साल देना। ठीक है। बाकी मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। इसमें डाउन पेमेंट जो है वो 5 मरला हाउस के लिए या 1250 स्क्वायर फीट के लिए आपको 10% डाउन पेमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 5 मिलियन लिया तो 3 लाख आपको देना। एग्जैक्टली। और इसमें कई लोगों को पता नहीं होता, वो सारा प्रोसीजर करते हैं, बाद में पता चलता है मेरे पास 5 लाख नहीं है या 3 लाख। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो क्रेडिट कार्ड है ये तो आम तौर पे लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी लोन की शक्ल में आता है? डेफिनेटली लोन की शक्ल में आता है। तो इसका मतलब ये लोग बाहर हो गए? नहीं, होम लोन की बात कर रहे हैं। अच्छा, होम लोन पहले ना लिया किसी और प्रॉपर्टी ना, उसके पास पहले कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो अपने नाम। ठीक है, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर ना हो, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि एक शख्स है वो ना सैलरी पर्सन है, ना प्रोफेशनली कभी उसने बैंक में कोई स्टेटमेंट अपनी कोई बनाई है, ना उसका वो फ्रूट का बिजनेस करता है, वो रेडी लगाता है, लेकिन वो पैसे सैलरीड पर्सन से ज़्यादा कमाता है। मतलब अगर सैलरीड पर्सन अगर हाथ मुकर्रर की है 25 की तो वो 50 कमाता है, लेकिन उसका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो क्या करे? मुनव्वर साहब, सबसे पहले मैंने स्टार्ट भी ये आपको बताया था कि ये लोन जो है सैलरीड इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेस इंडिविजुअल। नहीं, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है ना, स्टेटमेंट भी नहीं ना कि यहीं पे अब स्टार्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि ये लोन कौन अटेन कर सकता है? सैलरीड इंडिविजुअल कर सकता है, प्रोफेशनल कर सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, या बिजनेस इंडिविजुअल। अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल कोई भी कारोबार करता है, उसका एनटीएन है, उसका रिटर्न प्रॉपर जाती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो फिर वो इसको अटेन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। यानी कि वो एक बहुत बड़ा तबका कि जो अपने घर का ख्वाब सजाए बैठा है वो इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, बेसिकली मतवस्त मिडिल क्लास तबके के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। अच्छा, नहीं देखिए, आप मिडिल क्लास में आप देखें दो बातें हो रही हैं। एक तरफ आप सैलरी की हद मुकर्रर कर रहे हैं 25,000, अब इसको आप मिडिल तो नहीं तस्वर कर सकते, मिडिल क्लास तो नहीं है ये, मिडिल क्लास तो कुछ लाख से ऊपर है, लोअर एंड मिडिल क्लास, ठीक है ना, ठीक है। और एक है रेडी माने, वो कमाता इससे ज़्यादा है। सर उसमें देखें कि जिसने लोन देना है उसको भी कोई सिक्योरिटी चाहिए,
ठीक है। जब हाउस मॉर्टगेज हो रहा है नहीं वो तो फिर उसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल इस तरह का बिजनेस कर रहा है तो उसको बैंक अकाउंट अपना मतलब बैंक के साथ अच्छा, इसका मुझे एक और चीज़ चीज़ बताएं। चलें, आज ही से मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग घर लेना चाह रहे हैं वो आज ही से इन बातों पे अमल करें और 6 महीने गुजार लें, और 6 महीने के बाद जाके, तो क्या 6 महीने तक अगर आज से वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आज वो सारी स्टेटमेंट अपनी सीधी करनी शुरू करते हैं, आज वो NTN नंबर लेते हैं और अपना सारा सिलसिला वो अपग्रेड कर लेते हैं, तो क्या 6 महीने के बाद वो एलिजिबल होंगे कि वो? नहीं, डेफिनेटली उसमें अगर बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, क्योंकि ये स्टेट बैंक पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ उसको पूरा करना। तो इसमें कोई हद मुकर्रर है कि इस डेट तक ये लोनिंग होगी और इसके बाद ये बंद कर दी जाएगी, या ये भी कोई ऐसा भी है सिलसिला? नहीं, अभी तक तो मेरा ख्याल नहीं है इसमें। मतलब जो लोग आज से तैयारी शुरू करें 2023 तक, 2023 तक है, क्योंकि एमनेस्टी भी 2023 तक है। ठीक है, तो इसमें बल्कि टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एमनेस्टी के हवाले से मैं कहूँगा कि एमनेस्टी के हवाले से जो इन्होंने रियल स्टेट में जो एक्चुअल बूम आया वो रियल एमनेस्टी कह लें, और उसमें एडिशन जो है वो अच्छा, एमनेस्टी के ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह अगले दफ़ा। और उसमें मैं आखिर में चौधरी तौकीर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि 30 लाख या 50 लाख या 10 मरले का अगर हम घर जाते हैं तो वो 1 करोड़ तक की लोनिंग होती है, इतने में कोई घर लाहौर के अंदर मिल जाता है? और अगर मिलता है तो कहाँ किसी भी अच्छे एरिया में? अनफॉर्चुनेटली लाहौर में लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस वक्त, तो प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं। पिछले 1 साल में 25 से 35% रेट्स बढ़े हैं। तो किसी भी अच्छे एरिया में, किसी भी अच्छी सोसाइटी में 10 मरले का घर तो नहीं मिल सकता, ना 5 मरले का मिलेगा। ये लाहौर के मतलब बिल्कुल जो साइडें हैं, मतलब साइड पे एरियाज़ हैं, वहाँ पे मिल सकता है। लोकल एरियाज़ रायमंड रोड पे मिल सकता है, GT रोड पे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन मेन GT रोड पे नहीं, थोड़ा पीछे जाके वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी रीज़नेबल एरिया में बात करो तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए मरला जगह बिक रही है। इसलिए मैं ये एक रिकमेंडेशन दूंगा कि गवर्नमेंट को अभी भी इसको, इस स्लैब को, जो लोन की स्लैब से, इनको इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा जिससे एक रीज़नेबल सोसाइटी में लाइफस्टाइल अपना अडॉप्ट करना चाह रहा है वो 10 मिलियन में घर नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मतलब अगर 5 मरले का घर है और ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्पेसिफिकली आप पूछें तो लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनरियलिस्टिक है। DHA की आप बात करें, LDA की बात करें, आप LDA की किसी सोसाइटी में 10 मरले का घर 1 करोड़ में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। DHA में कहीं पे नहीं आ सकता। अच्छा, ये बताएं कि ये फिर कहाँ पे मिलेगा घर? ये कौन लेगा, किसको देगा? मैं ना एडिशन करना चाहूँगा, बेसिकली ये सिर्फ घर के लिए लोन नहीं है। हाँ, ये इसके 3 पर्पज़ के लिए लोन है। आप घर भी ले सकते हैं, हाँ, आप लोन ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, आप लोन ले सकते हैं फ्लैट के लिए, आप लोन ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्लस लैंड के लिए, ठीक है। जो मेन बात करने का पर्पस था कि 10 मरला अगर किसी के पास लैंड है तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब दोनों कामों के लिए आप 10 मरला नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। या तो वो प्लॉट ले सकता है, वो पर्पस पूरा नहीं होता। एक ही लोन के अंदर दोनों पर्पस पूरे नहीं होते। नहीं, तो फिर अगर वो सिर्फ प्लॉट ले लेता है तो क्या बैंक इसको मान लेगा कि जी प्लॉट मॉर्टगेज कर लेता हूँ? इसके डेफिनेटली उसके वो जो क्राइटेरिया है, उसके अगर मींस हैं उसको मार्कअप देने के वापस, और उसके उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता तो बैंक डेफिनेटली उसको देगा प्लॉट के बेसिस पे देगा, प्लॉट के बेसिस पे देगा। ऐसी कोई प्रैक्टिस हुई है अभी? प्रैक्टिस हुई है। सही। चले, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी तौकीर आसिफ साहब आपका और शाहिद अनवर साहब आपका कि आपने इस बड़े अहम मौजू के ऊपर हमारे नाजरीन को बड़ा अच्छा गाइड किया। और मुझे उम्मीद है, और नाजरीन आपके लिए जाहिर बात है कि जिन लोगों ने भी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जिनकी पूरी नहीं हो रही, जिनकी स्टेटमेंट नहीं है, जिन्होंने NTN नंबर नहीं लिया हुआ, या जो बैंकों के साथ उस तरह से वाबस्तगी नहीं रखते, उनके लिए मौका ज़रूर है कि वो आज से अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना शुरू कर दें। 6 महीने की रिक्वायरमेंट है और 6 महीने की स्टेटमेंट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 6 महीने पलक झपकते में गुजर जाते हैं और 6 महीने के अंदर आप एक तो वो जो 10% इनिशियल अमाउंट जो आपने डाउन पेमेंट जमा करवानी है उसका बंदोबस्त करें, और दूसरा आप बंदोबस्त करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको लोन मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।